वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये इन्वेस्टमेंट सीरीज़ जो कि मैं यासीन के साथ करता हूँ उसकी ये 16th एपिसोड है और ये हम हर हफ्ते ट्राई करते हैं कि एवरी मंडे एटलीस्ट पब्लिश हो जाए। पूरी कोशिश होती है। इससे पहले कुछ एक दो जगहों पर हमने मिस किया था, अदरवाइज नॉर्मली ये पब्लिश हुई है, जिसके अंदर हम नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमी और उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे होते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। आज की जो वीडियो है इसके ऊपर बेसिकली हमने AI की जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसके ऊपर बात की है। और वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ख़ासतौर पे यूएस की जो जो भी कंपनीज़ हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको किस तरह से हिट कर सकती है। ये बबल है कि नहीं है एआई का, इसके बारे में हमने बात की है। इसके अलावा जो एआई की वजह से जो जॉब लॉसेस हो रही हैं, हमने कुछ उसको भी टच किया। अभी रिसेंटली कुछ हमने न्यूज़ सुनी है एआई की, ऑटोमेशन और एआई की वजह से कुछ जो जॉब लॉस हुई हैं, उस पे हमने बात की है। वर्क फ्रॉम होम के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक कन्वर्सेशन थी हमारी। और आखिर में एक रियल एस्टेट से रिलेटेड हमने बात की कि जो घर होता है एक, उसको हम जो एसेट समझते हैं, जिसकी एप्रिसिएशन होती है, हमने हमेशा देखा है कि रियल एस्टेट एप्रिशिएट करती है। उसके पीछे क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती हैं और हम ये सिर्फ देखते हैं कि हमारा जो एसेट था उसने प्राइस एप्रिशिएट कर ली है। बट एट द सेम टाइम उसके अंदर ये भी देखना होता है कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है। क्योंकि यूजुअली जो रियल एस्टेट होता है उसके अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन वो डेप्रिशिएटिंग पार्ट होता है उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। और जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि एप्रिशिएटिंग पार्ट होता है वो होती है लैंड। तो इस पे हमने थोड़ी-सी बात की, स्पेशली दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे थोड़ा-सा डिस्कशन किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाइक नहीं की वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर लें। आखिर में समझ ना आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिएगा अगर आप चाहें। बट अभी प्लीज़ लाइक कर दें सो दैट एल्गोरिथम को थोड़ा-सा एक फ़ील आ जाए कि वीडियो के अंदर थोड़ी-सी जान है। और अगर आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो वो भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक बिल्कुल। तो वली 2 वीक से काफ़ी हलचल मार्केट में है और स्टॉक्स नीचे आए हैं और क्रिप्टो में तो खैर जो जलजला आया था उसके बाद से अभी भी इन्वेस्टर संभल नहीं सकें। तो उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन उसके उसके जाने से पहले जो तुम्हारे पास एक एजेंडा है जिसमें हमने बात करनी है कि भाई ये जो एआई स्टॉक्स का जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है पिछले 1.5-2 साल से, वो उसमें कितनी जान है और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या वो अभी भी करें, क्योंकि स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाई हैं और उनकी जो वैल्यूएशन है वो हम अक्सर लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं 1999 के बबल के साथ, कि जब डॉट कॉम बबल से पहले जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी जिस तरह से वो अप्रिशिएट कर रही थी और फिर बाद में वो गिरी थी, तो क्या ये वही सीन रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज थोड़ा सा इस पर डिटेल बात करेंगे। तो वही थोड़ा बताओ हाँ लोगों को यार, कि तुम्हारी क्या सजेशन है ज़बरदस्त। इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। हम लोग जो बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले भी कि जो सिनेरियो हुआ हुआ है सर्कुलर इकोनॉमी का, और इसका एग्जांपल आप ले लें, मैं पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं उनको आइडिया होगा अच्छी तरह से, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको पैसे मिलने होते हैं स्टेट ओन्ड कंपनीज की तरफ से, और वो नहीं मिलते हैं फॉर एनी रीज़न। और गवर्नमेंट बस इसको टाले जाती है कि हम यहाँ से कर देंगे, वहाँ से कर देंगे। और उन कंपनीज के रिसीवेबल बढ़ते जाते हैं, बट उनको पैसे मिलने नहीं होते बाद में भी नहीं मिलने होते। मतलब कभी कोई जाके उसका सोल्यूशन मिल जाए तो मिल जाए, बट उनको मिलने नहीं होते। अब लेट्स से फर्स्ट करें कि हम बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं। हम कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर पंप्स को, और वाटर पंप्स बेसिकली वाटर बोर्ड को बिल देने होते हैं केएसी के। तो ऑन पेपर तो आपके पैसे आने हैं, रिसीवेबल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाकर आपको मिलेंगे। यही बात कर लें बड़ी कंपनीज के, तो उसके अंदर भी जो आईपीपीज हैं, जिसके अंदर जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पैसे मिलने होते हैं डिफरेंट स्टेट ओन कंपनीज से, वो नहीं मिल रहे। तो उनकी वैल्यूएशन तो बढ़ रही है, उनके ऑन पेपर उनको रिसीवेबल्स भी हैं, बट वो मिलने नहीं है। इसी तरह से एआई के अंदर भी कुछ इस तरह का एक गड़बड़ चल रही है, और वो लोग उस वजह से लोग उसको बबल का नाम दे रहे हैं। अब वो बबल है कि नहीं है, ये हर बंदा अपने हिसाब से सोच सकता है। बट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इसको क्या कहेंगे, वेन डायग्राम कहेंगे, वेन डायग्राम तो नहीं कहेंगे, इसको चार्ट कहेंगे। किस एक एक है कि आपके पैसे मनी फ्लो किस तरह से हो रहा है डिफरेंट कंपनीज का। सो बेसिकली इस चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है आपको कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेट्स से ओपन एआई है, एनवीडिया इटसेल्फ है, ओरेकल है, एएमडी है, माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके नाम यहाँ पर हैं। और
इन कंपनीज़ ने एक दूसरे को पैसे दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं एक दूसरे को चलाने के लिए। बट उससे पहले इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आई मीन एक 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 पास्ट के अंदर एक सिनेरियो रह चुका है जिस पे यासीन आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन, बिकॉज उसके बाद हम इस पे आते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो था जो डॉट कॉम बबल के टाइम पर हुआ था, जिसमें कंपनीज लाइक सिस्को, लूसेंट, इन कंपनीज ने अपने वेंडर्स को पैसे दिए थे, फाइनेंसिंग की थी कि वो उनका इक्विपमेंट खुद का खरीदें। अब उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि कुछ इंसाइट्स हैं, क्योंकि तुम खुद भी इसी तरह की कंपनीज में काम करो इस वक्त। मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़्यादा हाँ डिटेल्स एग्जैक्टली, इस जब पे मैंने नहीं नाम भी नहीं सकता। लिया उसका। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि 2000 से पहले जो डॉट कॉम बबल हुआ था, उससे पहले जो कंपनीज जो इसी तरह से अप्रिशिएट कर रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलती हैं हमें इस वक्त जो एआई कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं उस हवाले से। और उस सब ये हुआ था, उसमें दो तरह के सिनारियोस है। एक तो ये था कि जो इंटरनेट का जो बूम था ना, वो ओवर रियलाइज कर लिया गया था इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के अंदर। यानी कि लोग कहते हैं भाई इंटरनेट जो है वो दुनिया चेंज कर देगा, हमारा काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बस, जैसे कहते हैं ना कि वो दुनिया बिल्कुल तब्दील हो जाएगी इंटरनेट की वजह से, जो कि वाकई में हुआ। लेकिन वो हुआ 20 साल के बाद। यानी कि जितना उन्होंने हाइप क्रिएट की थी इंटरनेट की कि भाई इंटरनेट बस आ जाएगा और हर चीज़ दुनिया में चेंज हो जाएगी, वो फ़ौरन नहीं हुआ। वो हुआ 10 15 20 साल के बाद। यानी कि 8 साल के बाद जाके गूगल गूगल का वजूद आया। अमेज़ॉन उस वक्त बहुत एक छोटी स्टार्टअप हुआ करती थी। 10 साल के बाद अमेज़ॉन एक बढ़ के एक बड़ी कॉरपोरेशन के तौर पे सामने आया। तो हमने देखा कि वो जो मोमेंटम हमें पेश किया जा रहा था वो हुआ इवेंचुअली, लेकिन उसको बड़ा टाइम लगा मार्केट में कैपिटलाइज करने में। तो उस वजह से हुआ ये कि जिन कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ गई थी इस बेस के ऊपर कि भाई इन कंपनीज ने जो है ना दुनिया बदल देनी है, वो इवेंचुअली फ़ौरन नहीं हुआ, देर से हुआ, लेकिन उसकी वजह से वो कंपनीज जो है बस्ट हो गई थी। तो एक तो ये सिनारियो था। और जो हमें नज़र आता है कि एआई में भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये सोच के कि भाई बस एआई ने जो है ना कल दुनिया चेंज कर देनी है। इवेंचुअली वो होगा आज से 5 10 साल के बाद, लेकिन लोग अंधों की तरह उसमें कैपिटल डाल रहे हैं ये सोच के कि भाई कल जो है दुनिया चेंज हो जाएगी एआई के बाद। तो एक तो ये सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि ल्यूसेंट उस ज़माने में वेंडर बेस्ड फाइनेंसिंग बहुत एग्रेसिवली कर रहा था। अभी भी होती है, लेकिन उस वक्त वो ना बहुत एग्रेसिवली हो रही थी। यानी कि आपके पास जो है ख़रीदने के लिए प्रोडक्ट नहीं है लूसेंट की, आप कहेंगे भाई लूसेंट आपको जो है ना वेंडर बेस्ड फाइनेंसिंग ऑफर कर रहा है कि आप हमसे फाइनेंसिंग करवा के हमारी ही प्रोडक्ट खरीद लें। तो उससे क्या हुआ कि एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई मार्केट के अंदर कि हर कंपनी जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो फाइनेंसिंग की बेस के ऊपर लूसेंट की प्रोडक्ट खरीदना शुरू हो गई, क्योंकि इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो उस वक्त डिप्लॉय हो रहा था। तो हुआ ये कि उससे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई, इतनी हो गई कि उतनी नीड नहीं थी मार्केट के अंदर। यानी कि कस्टमर रेडी नहीं था उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने बेतहाशा इक्विपमेंट्स भेज दिए। और इन दी एंड क्या हुआ कि जब उनको पता चला कि भाई अभी तो हमारे पास इतनी पाइपलाइन ही नहीं है कस्टमर्स की, तो हम इसको डिप्लॉय करके करेंगे क्या। देन फिर वो बबल जो है बस्ट हुआ, और फिर जिन कंपनी ने लेवरेज किया हुआ था अपने आप को फाइनेंसिंग के ऊपर, वो ऑफ कोर्स बस्ट हुई। तो फिर सारा का सारा एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो गया, जो इस डायग्राम से हमें बहुत अच्छी तरह नज़र आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर भी कुछ इस तरह से है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन एआई जो कि चैटजीपीटी की पेरेंट कंपनी है, और वहाँ पर ऑफ़ कोर्स पूरी दुनिया इसको एक्सेस कर रही होती है, तो उसको कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और कंप्यूटिंग पावर लेने के लिए इसको एनवीडिया जैसी कंपनीज़ के जीपीयूज़ चाहिए, पावरफुल प्रोसेसर्स चाहिए। तो अब उनको ख़रीदने के लिए एनवीडिया से जब आप ख़रीदना है वो, तो आपको पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे अगर आपके पास नहीं है या आपको फाइनेंसिंग करनी है, तो आपको कहीं और से लेने पड़ेंगे वो पैसे, या अपने कस्टमर्स के थ्रू लेने पड़ेंगे। जबकि ओपन एआई इस वक्त कह रही है कि हम ऐसा कोई प्रॉफिटेबल उस तरह से नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यूएशन तो अपनी जगह पर है। सो पैसे वो कहाँ से जनरेट करेंगे? तो एनवीडिया कहती है कि भाई आप मुझसे ही पैसे ले लें, आपको मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ आपके अंदर, और आप वो पैसे लेकर आप मुझसे मेरा जीपीयू ले लें। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली वही चीज़ है कि वेंडर फाइनेंसिंग एक तरह का मॉडल है। इसी तरह से एएमडी के साथ भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है कि एएमडी का तो एक अलग ही सिनेरियो है ना, कि उसके अंदर तो एनवीडिया खुद इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बाद वो सिर्फ इस बात पर कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, एएमडी की स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। और जब इन्वेस्टमेंट जो उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ती है तो वैल्यूएशन बढ़ती है, और उसके बाद उसके पास कैपिटल आ जाता है एनवीडिया के पास भी, जब उसके अंदर स्टेक होंगे उसके। सो ये जो चीज़ है ओवरऑल, इसी तरह से ओरेकल की डील है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये सिर्फ इस बेसिस पे हो रहा है कि आगे जाकर एआई और ग्रो करेगा।
आगे जाकर और इसमें पैसे आएंगे, लोग इसकी यूज़ केस हैं इनके बहुत सारे, और आगे यूज़ केसेस आएंगे जो कि डेफिनेटली आएंगे। बट अगर ये किसी भी पॉइंट पर ब्रेक होती है ये चेन, तो ये सारा सिस्टम जो है वो बर्स्ट हो सकता है। ये पॉइंट है लोगों का इस वक्त, जो कि इस वक्त एआई के बबल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इस पे जो सोचने वाली बात है ना वो ये है कि ठीक है, ओपन एआई इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप उसकी एनुअल रेवेन्यू देखते हैं ना, जो लास्ट रिपोर्टेड एनुअल रेवेन्यू, क्योंकि अभी तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन जो भी उन्होंने अब तक शेयर किए मार्केट में वो अराउंड $12 बिलियन है। हम्म। कहाँ $12 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू है और कहाँ वो 100 बिलियन $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। तो अक्सर लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि भाई इतनी तुम जो इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ये इतना कैश आएगा कहाँ से? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उनकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आती है वो ये आती है कि भाई क्योंकि चैट जीपीटी की जो डेली सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इवेंचुअली वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगे। और अभी तो सिर्फ वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं ना, इनका जो टारगेट है वो है उन्होंने जाके बिजनेसेस को बेचना है, यानी कि B2B। तो जब B2B की बारी आएगी तो उस वक्त फिर जो है वहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो एक फ़िलासफ़ी है, यानी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, उसकी बेस पे जो है इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो वही बात है कि होगा, हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसको 3 साल लगें, 4 साल लगें, 5 साल लगें, 10 साल लगें। लेकिन अभी जो इनकी रेवेन्यू कैपेसिटी है वो बहुत कम है, यानी कि $12 बिलियन का रेवेन्यू है एनुअल, और वो बात कर रहे हैं 100 बिलियन $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। तो दैट इज़ समथिंग पीपल आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। और उसी वजह से जो है ना स्टॉक्स आप देख रहे हैं डेली जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर भी रहे हैं, लेकिन जिनको ख़तरा है वो निकाल भी रहे हैं पैसा अपना। तो ये हो रहा है। उससे उससे जो लास्ट हमारा एक इंसिडेंट हुआ था डीप सीक का, जिस वक्त अनाउंसमेंट आई थी डीप सीक की तरफ से, उस वक्त हम देखें अगर कि एनवीडिया के जो स्टॉक्स हैं वो जिस तरह से नीचे गए थे, वो एक अलार्मिंग बेल थी कि इतनी फ्रेजाइल किस्म की ये सिस्टम है कि किसी टाइम पर भी एक कोई न्यूज़ आएगी और किसी ने भी प्रोक्लेम, लेट्स से कोई क्या कहता है कि भाई मेरे पास ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो इतने महंगे, एनवीडिया के जो प्रोसेसर्स हैं उससे बहुत सस्ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, आई कैन हेल्प रन लेट्स से ओपन एआई या कोई और जो एआई मॉडल है। तो अगर इस तरह से होता है जिस तरह हमने डीप सीक के टाइम पे देखा था, उस टाइम पर पूरी मार्केट बैठ जाती है एआई की। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भाई हमें एनवीडिया बहुत अच्छी कंपनी लगती है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आप करते रहें, बट ये कोई बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर जस्ट बिकॉज के आपको लगता है कि एआई बहुत ऊपर जाएगी उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को हो सकता है दूसरी कंपनी कोई आ जाए जो एनवीडिया से ज़्यादा बेहतर हो या ओपन एआई से ज़्यादा बेहतर हो। सो यू नेवर नो ये कब हो जाए, और हो सकता है एआई का जो बबल है वाकई बबल हो, हम आई डोंट नो अभी करंटली कि बबल है कि नहीं है। अभी कुछ आगे बातें करेंगे हम, उससे लगेगा कि शायद बबल तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज पूरी दुनिया की वो अपने ले ऑफ्स कर रही हैं, और ये टेक कंपनीज की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल कंपनीज की बात हो रही है। खैर हम्म। एनीवेज, आई मीन ये चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके ऊपर तकरीबन कोई 10 मिलियन के करीब व्यूज़ थे एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ये जगह जगह और फ्लोट हुआ था, तो मैंने कहा इसको इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर। आगे अगर चलें तो उसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो S&P, इस टाइप का हमने डिस्कशन पहले लास्ट वीकली में भी किया था। उसके अंदर हमने बात की थी कि 1990s के अंदर जो कंपनीज थी वो 2000 के अंदर बहुत सारी नहीं थी, और 2000 के अंदर जो कंपनीज थी वो 2010 में नहीं थी, और 2024 के अंदर वो कंपनी जो 2010 में थी उनमें से बहुत सारी कंपनीज अब नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो 1990s के अंदर कोई कंपनी अगर आप उठा के देख लें तो आईटी से रिलेटेड कोई कंपनी ही नहीं थी। अगर आईबीएम की बात करते हैं या लेट्स से एटीएनटी की बात करते हैं, जो कंपनीज 1990s में नज़र आ रही हैं, तो ये बेसिकली आईटी कंपनीज नहीं थी, इनको आप कह लें कि लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क्स की कंपनीज थी या कंप्यूटर की कंपनीज थी। वो उस तरह से आईटी टेक जो हम 2000 के अंदर हमने डॉट कॉम की इंटरनेट कंपनीज देखा था उस तरह की नहीं थी। फिर 2000 के अंदर देख लें तब भी उस टाइम पर हमको सिस्को नज़र आई, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट नज़र आई, उसके अंदर इंटेल नज़र आई, तो ये इस तरह की कंपनीज ने एंट्री शुरू कर दी थी। बट आज अगर देखते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से अगर 2000 की कंपनीज को देखेंगे तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नज़र आती है, बाकी और कोई कंपनी
टॉप 10 कंपनीज के अंदर S&P 500 यानी कि टॉप जो 500 कंपनीज हैं या टॉप 10 कंपनीज जो हैं विद इन S&P 500 वो आपको नज़र नहीं आती। तो ये जो टेक्नोलॉजी का साइकिल है ये चेंज हो रहा होता है। इसी वजह से एआई आज है, हो सकता है 5 साल बाद एआई किसी और शेप और फॉर्म के अंदर हो, या हो सकता है एआई कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका हो, किसी और चीज़ के अंदर आ गया हो। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। डॉट कॉम बबल या लेट्स से इंटरनेट जो है वो 1990s के अंदर आया था, फिर 2000 के अंदर वो बस्ट हुआ था। इसको 25 साल लगे एक नई टेक्नोलॉजी को या नई डायरेक्शन में जाने के लिए। हो सकता है अगली जो टेक्नोलॉजी आने वाली हो वो 5 साल के अंदर आ जाए या 10 साल के अंदर आ जाए एट मैक्स, और हमको नई चीज़ देखने को मिले, और ये तमाम कंपनीज या कुछ कंपनीज इनमें से वो ट्रांसफॉर्म ना कर सके अपने आप को। तो इसलिए इन्वेस्टिंग इन सिंगल कंपनी इज़ ऑलवेज रिस्कियर। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा बहुत फन मनी अगर आप डाल रहे हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप अपने पैसे इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि आपको पता है कि भाई आपको खुद से समझ में आ गया है कि अब एआई ने एनवीडिया के थ्रू चलना है और एनवीडिया को ग्रो करना है और आप एनवीडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो एआई बबल हो ना हो, बट इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी अगर आपकी ये है कि एक सिंगल कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो वो सही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि एआई शायद कमोडिटी बन जाए, यानी कि अभी तो बहुत अर्ली स्टेज पे है ना, एआई डिप्लॉय हो रही है और कंज्यूमर लेवल पे तो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी इंटरप्राइज लेवल पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिप्लॉय हो रही है। तो इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ओपन एआई की ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा। बहुत से लोग जेमिनाई भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग एंथ्रोपिक यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग हो सकता है डीप सीक की जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करेंगे। तो यानी कि जो जो मार्केट शेयर होगा ना वो बड़ा तेज़ी से फ्लक्चुएट होगा। हो सकता है ओपन एआई का अभी बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट का कंपेयर टू जेमिनाई या चैट जी एंथ्रोपिक या डीप सीक, हो सकता है ओवर टाइम वो फिर और बैलेंस आउट हो जाए। तो ये कहना कि चैट जीपीटी की कंपनी जो ओपन आई है वही विन करेगी, आई थिंक दैट इज़ वेरी अर्ली टू से। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस जैसे जैसे कंपनीज अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी तो जो मार्केट शेयर है ना वो बहुत तेज़ी से जो है ना फ्लक्चुएट होगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि इसके बारे में थोड़ी सी हम वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, सबको पता ही है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा इसके अंदर अप्रीहेंशन होता है कि स्टॉक मार्केट में जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि ये इस तरह की चीज़ है जिसमें या तो उन्होंने अच्छा टाइम देखा होता है या उन्होंने बुरा टाइम देखा होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अभी रिसेंटली क्रिप्टो के अंदर हुआ है, लिक्विडेशन हुई है बहुत सारे लोगों की, तो हो सकता है उनमें से अब कोई बंदा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर ना जाए, चाहे वो स्टॉक हो जाए, चाहे फॉरेक्स हो जाए, चाहे वो क्रिप्टो हो जाए। इसी तरह से दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, खासतौर पे जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर करनी पड़ती हैं। ट्रेडिंग हर एक की बस की बात नहीं होती है। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो जस्ट फॉर फन आप कर सकते हैं, कुछ पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें सीख सकते हैं, बट आप ये ना समझें कि आपने एक दफ़ा सीख लिया तो वो हरफ आखिर होगा और उसके बाद आपको कुछ और सीखने को नहीं मिलेगा। आपको इतना सरप्राइज करती हैं ये मार्केट्स कि यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या हो सकता है। जैसे अभी क्रिप्टो के जो लोग हैं उनको जो सिर्फ एक छोटा सा डिप आया था, मतलब हमारे लिए तो वो डिप भी नहीं था क्योंकि वो नज़र भी नहीं आया, अगले दिन वो नज़र नहीं आ रहा था वो डिप। वो जब आप उसको जूम इन करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा वो 103 तक पहुंच गया था बिटकॉइन, बट एक्चुअल में जो आप देखते हैं तो 106 के ऊपर ही था। बट वो थोड़ा 1 घंटे का जो डिप था उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन करवाई थी पूरी मार्केट के अंदर। स्टॉक्स के अंदर भी इसी तरह से था, बट क्योंकि वो क्रिप्टो के अंदर लोग लेवरेज होते हैं तो वो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ये एक छोटा सा चार्ट था जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट आई थिंक कितना 20, इसके अंदर बहुत पुराना डेटा ये 19 151 ईयर्स। डेढ़, हाँ 151 ईयर्स का एग्जैक्टली। तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि -50% भी कभी कभी मार्केट्स गई हैं, -40% भी गई हैं, -30% भी गई हैं। इनफैक्ट 2002 के अंदर लास्ट जो एक साल था जिसके अंदर -30% मार्केट गई है, तो इट्स नॉट दैट डिस्टेंट पास्ट कि उसके अंदर -30। तो आज अगर किसी को लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो और -30% का जो लॉस है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ये नहीं कि वो लॉस रियलाइज होगा, बट वो लॉस एब्जॉर्ब कर सकता है फॉर द नेक्स्ट लेट्स से 5-10 ईयर्स, तो फिर वो उस स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाए। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल जितना आपको लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही जा सकते हैं। इसके बाद आप ऑफ कोर्स ये तो आपको डाउन साइड नज़र आ रहा है,
-20% का, बट इसमें अपसाइड भी है। 30% से ऊपर का अपसाइड यहाँ पर जो है वो डाउन साइड से ज़्यादा है। इसी तरह से 50% का अपसाइड जो है वो डाउन साइड से ज़्यादा है। डाउन साइड में 1931 में एक दफ़ा 50% से नीचे गई थी मार्केट पूरे एक साल के अंदर, जबकि अपसाइड देखें तो 1933, 1935 और 1954 के अंदर 50% अप गई थी मार्केट। ये S&P 500 की बात हो रही है। इसको आप दूसरे स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट ये डेटा हमारे पास उसका ही है। और यहाँ पर आप 2025 की बात करें तो ये 20% अप मार्केट नज़र आ रही है, जो कि फोरकास्टेड है, जो प्रॉब्ली इतनी होगी, जो कि आपको ग्रीन लाइन के अंदर नज़र आ रही है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में अप एंड डाउन हर तरह के ईयर्स होते हैं। कभी कभी एक साल पूरा -50% होगा और अगले साल हो सकता है पूरा +50% हो जाए। सो लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं तो हो सकता है एक दफ़ा इंडिविजुअल स्टॉक माइनस में चला गया, हो सकता है फिर उसके बाद वो वापस ही ना आए। तो ये इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं हो रही, ये आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट अगेन टू अंडरस्टैंड, जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो इस चीज़ को लाजमी अपने दिमाग में रखें। बिल्कुल। इसमें सिस्को की एग्जांपल बड़ी वैलिड है, क्योंकि सिस्को जब डॉट कॉम बबल से पहले ऊपर गया था, आई थिंक इट इट ऑलमोस्ट टच लाइक $80 बिफोर डॉट कॉम बबल, और हम्म जब फटा था हम्म उसके हम्म बाद सिस्को उस लेवल पे कभी नहीं गया। अब इस हम्म वक्त, आज से 25 साल के बाद, उस इवेंट के बाद, अब जाके सिस्को उस लेवल पे दोबारा आ रहा है, यानी कि स्टॉक परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी वैलिड एग्जांपल है कि एक स्टॉक जो कि डॉट कॉम बबल पे पीक पे था अपने, 25 साल तक वो दोबारा उस पीक वैल्यू पे नहीं गया। तो ये भी सोचना है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में बैट कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इज़ द विनर, लेकिन अगर वो बबल फटता है, तो आप ये ध्यान में रखें कि हो सकता है वो स्टॉक उस लेवल को हो सकता है 10-15 साल तक दोबारा अचीव ही ना कर सके। तो दैट इज़ और अ ना वेरी सिर्फ ये और हाँ। ना सिर्फ ये इनफैक्ट जैसे बोइंग की एग्जांपल लेते हैं, बोइंग का एक क्रैश होता, या कोविड के टाइम पर सारे एयरलाइन के स्टॉक नीचे आ गए थे। उसके बाद बोइंग के साथ एक मिजरी थी कि वो हर कुछ एक साल बाद, 1.5 साल बाद कोई ना कोई इंसिडेंट होता था उनके साथ। तो वो पहली दफ़ा इंसिडेंट हुआ, चलो कोविड के बाद जो ना लोगों ने कहा नहीं अब तो रिवाइव होगी इंडस्ट्री वापस, तो हम इसको दोबारा से इस पर इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, बोइंग का कोई नया स्कैंडल आ गया या कोई जहाज़ गिर गया, उसकी वजह से स्टॉक फिर नीचे आ गया, एंड देन इट केप्ट ऑन गोइंग। तो वो बोइंग के अंदर जो है वो अभी तक उस तरह से रिकवरी आई नहीं है, हालांकि कितनी बड़ी कंपनी है। अब मेरे साथ कुछ लोग ऑफिस के अंदर होते हैं तो वो कहते हैं कि छोटी मोटी किसी कंपनी का नाम लूँ ना, तो मैं कहते हैं कि यार इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, हम इन्वेस्ट करेंगे बड़ी कंपनी में। तो उनको लगता है कि बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे, बट बड़ी कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके जो स्टॉक मार्केट की जो हाँ। वैल्यूएशन है, जो स्टॉक की प्राइस है, वो उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। IBM की एग्जाम्पल भी है, ब्लैकबेरी की एग्जाम्पल भी है, इंटेल की एग्जाम्पल भी है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की जो कि US मार्केट के अंदर है। हाँ, अभी असल में वही हाँ। ये पहले होता था। यानी कि अगर आप आज से 10-15-20 साल पहले चले जाएं, तो लोग जीडीपी डाटा, कंपनी की अर्निंग को देख के इन्वेस्टमेंट करते थे। ठीक है भाई, उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उनका रेवेन्यू कितना है, उनकी ग्रोथ कितनी है, वो देख के इन्वेस्टमेंट होती है। अब इस वक्त जो है ना, वो तो सिंपल जो सेंटिमेंट है ना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, और कैपिटल फ्लो के ऊपर। ये कैपिटल कहाँ जा रहा है मार्केट में? अगर कैपिटल सारा का सारा जो है वो एआई की तरफ जा रहा है, क्योंकि एआई का नैरेटिव इतना सेक्सी है, तो हर कोई फिर उसी लाइन में खड़ा हो गया। वो नहीं देख रहा कि भाई उसका रेवेन्यू कितना है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, क्या ये ओवर वैल्यू है नहीं है। लोग इस वक्त इसको बिल्कुल जो है ना साइड में रख दे रहे हैं, और वो नैरेटिव के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है कि अगर आप किसी नैरेटिव की बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो नैरेटिव किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, और जब वो चेंज होगा तो फिर तबाही होगी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है इस वक्त जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यूज। लेट्स से प्रॉक्टर एंड गैम्बल को ले लें, यूनिलीवर को ले लें, जो इस तरह की फास्ट मूविंग मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं। नेस्ले की अभी बात करेंगे, उसको ले लें, किसी की भी इस तरह की कंपनी की बात कर लें, बट उनके स्टॉक्स के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट उनके स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही है उनको, पी रेशियोज नहीं मिल, पी उनका अच्छा नहीं बन पा रहा है, जस्ट बिकॉज लोगों की अटेंशन इस वक्त नहीं है इस तरह की कंपनीज के अंदर। उनको अभी वो दिख रहा है AI और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। नेस्ले की बात अभी करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि अभी जो AI की बात जब हम कर रहे थे तो इसमें मेरी एक न्यूज़ मैंने देखी नेस्ले की, जिसके अंदर उनका जो CEO है वो कहता है कि भाई हम 16,000 लोगों को फारिग करेंगे। अब ये जो चीज़ है वो किसी भी वजह से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन और AI की वजह से है। तो हमें AI का कहीं ना कहीं तो नज़र आ रहा है कि रोल है। अब वो रोल किस तरह का है, वो इस तरह का है। इनफैक्ट अभी मैं तुमसे इस पे फीडबैक भी लूँगा कि जो जॉब लॉस अनाउंसमेंट नेस्ले ने की, एट द सेम टाइम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई थी, अर्निंग्स भी बढ़ गई थी। वो लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ी थी कि स्टॉक के अंदर 10% का जंप आए।
10% का जो जंप आया वो इसलिए आया कि 16,000 नौकरियां ख़त्म कर रहे थे। तो इस पे क्या कहना है? और ये बड़ी मज़े का ख़ेज़ बात है, क्योंकि अगर आप इसको प्योर इकोनॉमिक लेंस से देखते हैं तो ये तो एक बड़ी बेरिश सी न्यूज़ है ना, कि भाई अगर 6% वर्क फोर्स रिडक्शन हुई है, दैट मीन्स वो 6% जो है लोग हैं अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। दैट मीन्स उनकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गई है, अब वो उस तरह से स्पेंडिंग नहीं करेंगे इकॉनमी के अंदर। तो ये तो एक नेगेटिव न्यूज़ है, इकॉनमी के लिए बेरिश न्यूज़ है। लेकिन फिर स्टॉक क्यों ऊपर गया है? तो यही चीज़ जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में, वो प्योर नैरेटिव बेस होती है। नैरेटिव ये है कि भाई ऑपेक्स रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और उसके बाद कंपनी ने आगे फ्यूचर में परफॉर्म करना है फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव। ये सोच के जो है ना कैपिटल अब इसमें मूव हुआ, और स्टॉक ने जो है एकदम से आपको 11% जंप दिखाई। तो यही चीज़ है कि मार्केट जो है ना अब प्योरली नैरेटिव के बेस के ऊपर मूव कर रही है। वो ये नहीं देख रहा है कि भाई इकॉनमी की क्या हालत है, जीडीपी की क्या हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है। इवेंचुअली तो लोगों ने पैसा कमाना है तो पैसा लगाना है ना, तो वो उसको नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं कि नैरेटिव क्या है और कैपिटल दुनिया भर का कहाँ जा रहा है, इस बेस पे इन्वेस्टमेंट करो। और स्टॉक मार्केट इस वक्त बिल्कुल उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बेसिकली जो नेस्ले के सीईओ ने कहा है वो ये नहीं बोला कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए जिसकी वजह से हमें अपनी वर्कफोर्स कम करनी है, या हमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लोग हैं जो जो इनकॉम्पिटेंट हैं जिनको हम फारिग कर रहे हैं। सिंपली उन्होंने ये बोला है कि हमें दुनिया में जो चल रहा है उससे पेस रखना है, और अपनी ऑटोमेशन इम्प्रूव करनी है, और अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, और एआई की वजह से हमारी जो 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 लोग अनप्रोडक्टिव हैं हमें उनको फारिग करना होगा। एंड एज सिंपल एज दैट। सो इसमें एक और लेसन लोगों के लिए ये है कि अपनी जॉब को फॉर ग्रांटेड ना लें। ये किसी टाइम पे भी जा सकती है, आप किसी भी किस्म की इंडस्ट्री के अंदर हो। अगर आप, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार हमारा काम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। आप सबको छोड़ें, आप इलेक्ट्रिशियन आपके पास आएगा, वो कहेगा कि यार मेरे काम को आप ज़रा ऑटोमेट करके दिखाएं, ज़रा कैसे एआई के थ्रू करेंगे। पॉइंट ये है कि वो बंदा अभी से ये सोच रहा है कि यार मेरा काम ऑटोमेट हो ही नहीं सकता, सो मुझे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट ही इज़ थिंकिंग, अभी शायद सही भी हो, लेकिन आज से 3 साल बाद क्या कर रहा होगा, हो सकता है 3 साल बाद कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि इस तरह की ट्रेड जॉब्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई ऑटोमेशन का सिनेरियो बन जाए, और हो सकता है। सो इसलिए अपने आप को ये समझना कि मैं वल्नरेबल नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो इसके ऊपर लाजमी हर एक को काम करना चाहिए। और ये मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज देखी हैं, और कंपनीज नहीं सोचती ज़्यादा आपको फारिग करने के टाइम पर कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या कुछ नहीं किया उस कंपनी के बारे में, कुछ उस कंपनी के लिए। ये कोई नहीं सोचता उस टाइम पर। जब फरागत का टाइम आता है तो एक्सेल के ऊपर आप सिर्फ एक नंबर होते हैं, नाम होते हैं, एंड यू आर जस्ट डिलीटेड। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक तो थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड करूँगा। ये चीज़ कैपिटलिज्म है, यानी कि कैपिटलिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो है प्योर नंबर्स। वो ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बिल्कुल नहीं जाते। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे काम किया, वहाँ पे इतनी हार्श किस्म के डिसीजन नहीं लिए जाते। वो कोशिश करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करें एज लॉन्ग एज दे कैन। हो सकता है वो सैलरीज आपकी रिड्यूस कर दें, बोनस ख़त्म कर दें, लेकिन जो ले ऑफ का डिसीजन है वो बिल्कुल लास्ट डिसीजन होगा उनके लिए। लेकिन वेस्टर्न इकॉनमी में ये होता है कि प्योर कैपिटलिज्म है कि भाई अगर नंबर्स अच्छे नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमन इमोशंस, और भाई एम्प्लॉयज़ क्या सोचेंगे या हमारी जो एचआर क्या सोचेगी, दे डोंट थिंक अबाउट दैट एट ऑल। वो फिर डिसीजन लेते हैं प्योर नंबर्स की बेस पे और आपको फारिग कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, और जो पाकिस्तान में नॉर्मली स्टेट बेस्ड कंपनी होती है, यानी कि इंडिपेंडेंटली ओन होती है, तो उनकी जो 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 सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो चाहते हैं कि यार हमारा जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो भी साथ में रहें, और वो चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय है वो कंपनी में काम करता रहे जब तक वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हालात बहुत ही ख़राब हैं तो फिर तो आपको ले ऑफ करने पड़ेंगे, लेकिन उनकी जो पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि अगर आप सैलरी रिड्यूस कर दें, बोनस रिड्यूस कर दें, ताकि आप जो अपना सिस्टम है चलाते रहें। लेकिन हम्म। वेस्टर्न इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, वो तो हाँ, 2 मिनट लेकिन के अंदर उनकी। मल्टीनेशनल जो काम कर रही हैं वो उसी लेवल पे काम कर रही हैं, उसी हाँ। लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही हैं। इनफैक्ट अभी एचआर की बात की तो वो अभी एक और न्यूज़ थी, मैंने अभी उसको उसको देख ही रहा था अभी, कि अमेजोन के अंदर 15% ऑफ एचआर का हेड काउंट कम करेंगे वो। तो एचआर भी नहीं बची उसके अंदर, अमेजोन के अंदर वो 15% एचआर का जो हेड काउंट है वो कम करेंगे। अब ये जो इस तरह के सपोर्ट फंक्शंस होते हैं ना, एचआर हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, ये तो ऑलरेडी हिट लिस्ट के ऊपर हैं। क्योंकि कुछ जो मार्केटिंग हो गया, पीआर हो गई, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनका मुझे नहीं लगता कि कोई केपीआई होता है
क्योंकि आपका केपीआई सेल्स के अंदर हो सकता है कि आपने इतने टारगेट मीट हाँ। करना है, इंजीनियरिंग के अंदर भी हो सकता है आपके केपीआईज वैसे टेक्निकल केपीआईज होंगे, फाइनेंस के अंदर भी हो सकता है नंबर्स मीट करने हो आपके पास केपीआईज होंगे, बट मार्केटिंग के अंदर कौन सा केपीआई होगा, या एचआर के अंदर क्या केपीआई होगा? मतलब आपकी रिटेंशन एक बड़ा ऐसा नंबर है जो आप किसी वजह से भी कह सकते हैं यार ये आगे पीछे हो गया, मतलब मार्केट इस तरह की थी, ये हो गया या वो हो गया। पीआर के अंदर जो अगर आपने कोई कैंपेन चलाई सोशल मीडिया की, तो उसमें कोई इतनी अच्छी कैंपेन नहीं चली, तो आपके 10,000 किस्म के बहाने हो सकते हैं। एचआर के अंदर भी आप क्या करें, मतलब इस तरह के जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई फिक्स केपीआई नहीं होता, वो ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम के अंदर है। बिल्कुल, मेरा एक कोलीग था, गोरा ही था, अमेरिकन। तो पहले वो मेरे साथ ही था इंजीनियरिंग की जॉब्स के अंदर। फिर वो मार्केटिंग में चले गया। मैंने कहा तुम मार्केटिंग में क्यों चले गए? कह रहा है यार ये एक वाही जॉब है जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ। कोई ऐसे कुछ नहीं पूछेगा कि हमें भी क्या परफॉर्मेंस है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बस चिल करें। और वैसे ही होता है। नहीं, 100%, अगर कोई मार्केटिंग से देख रहा है तो नीचे कमेंट कर सकता है कि आप गलत कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे ही है। मैं इसको इस तरह से रिलेट कर रहा हूँ ना कि अगर फर्ज करो किसी कंपनी की कैंपेन है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ यार। मतलब मैं हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं ना, तो मुझे बहुत सारे इस तरह के लोग भी मिलते हैं जो कि कंपनीज के सोशल मीडिया हैंडल्स चला रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि यार हमें लॉन्ग टर्म के ऊपर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना लॉन्ग टर्म के ऊपर, और क्यों यूट्यूब के ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी? वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि इंस्टाग्राम या टिकटॉक से आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, और यही हमारी एक वो बन जाते हैं, केपीआईज बन जाते हैं। अगर हम आपके साथ लेट से लॉन्ग, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ कम आते हैं, बट उससे कन्वर्जन अच्छी होती है, बट कन्वर्जन को कौन देखता है? मतलब हो सकता है मेरी कुछ ऐसी वीडियोस हों जो कि अगले 6 महीने में परफॉर्म करना शुरू करें, और उस टाइम पर उस ब्रांड को विजिबिलिटी उस तरह से मिले, बट 6 महीने का टाइम किसने देखा है? तो मार्केटिंग चाहती हम्म। है कि बस इंस्टेंट रिजल्ट्स है, वो कि इंस्टाग्राम, जो कि इंस्टाग्राम से आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर, इसीलिए जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ब्रांड डील्स बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि जो वो सामने वाले मार्केटिंग के लोग हैं उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, और इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको कुछ स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, ना कि आपको यूट्यूब से मिलेंगे। यूट्यूब से उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते अनलेस एंड अनटिल आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास जाएं जिसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अदरवाइज आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जहाँ जो मिलते हैं। तो इसलिए जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ा शैलो होती है, वो वैसी नहीं होती केपीआई जिस तरह के लेट्स से इंजीनियरिंग, फाइनेंस या जो नंबर गेम्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। बट जो मार्केटिंग हो गई, पीआर हो गई, एचआर हो गई, इसके जो केपीआईज हैं वो उस तरह के नहीं होते। सो या सो बिल्कुल सही बात बिल्कुल है यार, ऐसे ही सही बात है, लोग जो है ना इस वजह से मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मुझे मेरे पास एक और चीज़ थी अभी रिसेंटली, मैं उसको देख रहा था कि ये भी एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का लोगों के पास एक टाइम पर ऑप्शन था, अभी भी है, बट कोविड ने इनेबल किया था, एटलीस्ट मुझे तो किया था। मैंने अपना बहुत सारा काम कोविड के टाइम पर स्टार्ट किया था, बट अब जो है ना बहुत सारी कंपनीज लिमिट कर रही हैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर पॉलिसी को। जो गूगल की अभी मैं देख रहा था, उन्होंने पॉलिसी चेंज की है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो था उसकी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि पहले उनका था कि 1 महीने तक आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं, बट अब ये है कि अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी वर्क फ्रॉम एनीवेयर करते हैं तो पूरा हफ्ता काउंट हो जाएगा उसके अंदर, और फर्दर कुछ और भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अब कंपनी चाह रही है कि आप ऑफिस से काम करें रादर देन जस्ट, या फिर हाइब्रिड काम करें, जो हाइब्रिड का मॉडल बहुत सारी कंपनीज के अंदर है। तो कोविड के बाद से मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसके अंदर हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कंट्री से आउट ऑफ कंट्री काम कर सकते हैं, इतने अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। बट अब जो है वो कंपनी अलाउ करती है कि आप इवन आउट ऑफ कंट्री भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम तो एक अलग चीज़ है, बट अब दोबारा से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो, बल्कि इस चीज़ को जो कुछ कंपनीज होती हैं और वो वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रही होती हैं, वो अपनी यूएसपी में लेके आती हैं, और वो अपने जो आपके न्यू हायर्स हैं उनको वो लूर करती हैं कि भाई ये हमारे पास ऑप्शन है। मतलब सामने वाली जो कॉम्पिटिटर है वो पैसे आपको अच्छे दे रहा है, बट हमारे पास ये ऑप्शन है, और ये वाकई बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप आजकल की ट्रैफिक देखें दुबई की, उसके अंदर अगर आपको दिन का लेट्स से 2 घंटे बच रहे हैं ट्रैफिक के अंदर, लेट्स से 5 दिन के अंदर से 2 दिन आपको वो टाइम बच रहा है, इट्स नथिंग लाइक इट। मतलब मेरे ख्याल से कुछ पैसों से कंपेयर करें तो कुछ परसेंटेज बन सकती है, जो आपके टाइम बच रहा है, जो हेसल बच रहा है। बट नाउ कंपनीज आर इंसिस्टिंग कि आपको वापस आना है, जिसमें गूगल ही नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट भी है, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी मोटी कंपनीज की तो बात ही नहीं कर रहे, बड़ी कंपनीज के अंदर इस तरह से हो रहा है। हाँ, इसमें असल में गवर्नमेंट का प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा। और इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि जो टोरंटो में भी जब ये कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम बड़ा बड़ा कॉमन हो गया था, तो जो टोरंटो डाउनटाउन के आसपास के बिजनेसेस थे ना,
जिसमें रेस्टोरेंट थे, सैंडविच शॉप्स थी, या हेयर हेयर सैलून की शॉप है, जो चलती ही ट्रैफिक के ऊपर थी, यानी कि जितना ट्रैफिक डाउनटाउन में आएगा वो उसकी बेस पे वो बिज़नेस सर्वाइव करते थे। वो बिजनेसेस बिल्कुल बस्ट हो गए थे कोविड के दौरान, और वो दोबारा वापस नहीं आए। तो इस इसका इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस पे नहीं पड़ा, जो रियल स्टेट थी वहाँ पे कमर्शियल, वो जो है डिक्लाइन होना शुरू हुई। ऐसी बात है, लोगों के 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो जब वो बिजनेस नहीं हो रहा तो वो उनको रेंट भी नहीं दे सकते। तो रियल एस्टेट का जो है ना, कमर्शियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि जलजिला सा आ गया था। तो ऑफ कोर्स फिर उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट में पड़ा, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो टैक्सेस नहीं मिलेंगे, तो गवर्नमेंट किस तरह से सर्वाइव करेगी। तो फिर गवर्नमेंट ने ना प्रेशर डालना शुरू किया कंपनीज के ऊपर कि भाई कुछ ना कुछ करो, हमें ट्रैफिक चाहिए डाउनटाउन के अंदर। तो फिर कंपनीज ने थोड़ा सी पॉलिसी चेंज की, अच्छा भाई ठीक है, हम हाइब्रिड करते हैं, 2 दिन यहाँ 3 दिन यहाँ, इस तरह करके। लेकिन इसके अलावा एक और एलिमेंट ये कि ये डिपेंड करता है आपकी जॉब टाइप क्या है। अगर जॉब नेचर ऐसी है कि आपने इंटरनली लोगों के साथ मिलकर काम करना है, कोलैबोरेट करना है, जैसे आपकी अगर प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है जिसमें आपको 10 लोगों से बात करनी है अपनी टीम के अंदर डेली बेसिस, तो फिर मेक सेंस करता है कि आप एक ही रूम के अंदर बैठ के काम करें। ठीक है, आप रिमोटली कर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती जो जो आप सामने बैठ के किसी बंदे से बैठ के बात कर सकते हैं। तो अगेन, अगर जॉब नेचर ऐसी है तो फिर आपको मेक सेंस करता है कि आप साथ में बैठ के काम करें। लेकिन अगर ऐसी जॉब है जिसमें आपने इंडिविजुअली परफॉर्म करना है, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन अपनी टीम के साथ नहीं है, जैसी मेरी जॉब है, मैं सेल्स में हूँ, मेरा ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड होता है वो होता है कस्टमर के साथ, पार्टनर के साथ। तो उसके लिए मुझे ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे कस्टमर्स तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और बाज़ औक़ात वो खुद अपने ऑफिस में भी नहीं होते, वो अपने घर में होते हैं। तो फिर मेरे लिए मेक सेंस नहीं करता कि मैं ऑफिस में जाके बैठ के वही काम करूँ जो मैं रिमोटली अपनी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है उस पर बैठ के कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है, और अगर ये मेक सेंस करता है कि आपने एक टीम के साथ काम करना है, तो यू यू हैव टू बी इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि फिर उससे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट तो पड़ता है फॉर श्योर। एग्जैक्टली ऐसी है। बट उसमें भी अगेन मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि उसमें भी जो एचआर के फंक्शंस हैं, उसमें क्योंकि उनके सेट केपीआईज नहीं होते ना, तो उनके मैनेजर को भी नहीं पता होता कि ये एग्जैक्टली काम किस तरह से हो रहा है। तो अगर आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो आप उसमें से काम ले भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि काम एक्चुअल में सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। या आई मीन, बट अगेन, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड देम टू टू स्टार्ट डूइंग समथिंग जिससे उनका जो टाइम बच रहा है वो सही जगह यूटिलाइज हो, रादर देन जस्ट वेस्टिंग देम। बिकॉज इमेजिन करें आप हर रोज़ कोविड के टाइम से लेकर अब तक, इमेजिन करें कि आपने जब वर्क फ्रॉम होम अगर आपका स्टार्ट हुआ था, आप शुरू में 5 दिन वर्क फ्रॉम होम था, आज लेट्स से 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है या 3 दिन वर्क फ्रॉम होम है, तो उसमें कितना टाइम आपका बचा है जस्ट बाय ट्रैवलिंग। पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे ना कि कंपाउंडिंग कैसे होती है क्या नहीं होता, अभी तो सिर्फ बात करें टाइम कितना बचा है। वो जो टाइम बचा है किसी ने सही से यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है। तो मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग इवेंट था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। वो मुझे अब समझ में आ गया कि उस टाइम को मैंने सही जगह यूटिलाइज किया कि नहीं किया। अभी भी मुझे लगता है मैं बहुत जगह टाइम ज़ाया कर रहा होता हूँ, बट स्टिल एक चीज़ मैंने स्टार्ट की थी उस टाइम पर, वो भी लेट स्टार्ट की थी बट कर दी थी। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग ये टाइम था जो कोविड का था। उसके बाद उन्होंने भी कोई नई चीज़ें स्टार्ट की हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब चेंज की है, जॉब ख़त्म हुई है उनकी, जॉब नई चीज़ स्टार्ट की है। बहुत सारे लोगों ने पैशन प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके अंदर। सो ये जो टाइम था, इट रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। अभी भी अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है तो आई एम श्योर कि अगर आप इसको ज़रा उसको मेजर करेंगे ना कि क्या आपको टाइम का फ़ायदा हुआ है उसके अंदर, तो इट्स फिनोमिनल कि क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, और अभी भी आपने नहीं किया तो उसको आई एम श्योर कि करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर किसी के पास भी एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ना अपने 9 to 5 के बाद, आई थिंक दे आर लकी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास ये टाइम नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग आवर्स हैं जॉब के, या कम्यूट करना पड़ रहा है, या फैमिली की कमिटमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ इट। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं। इसमें मैक्रो इकोनॉमी की बात होती है, स्टॉक्स की तो बात होती है, जैसे आज हमने एआई की बात की, इस तरह की चीज़ें की। इसमें इन्वेस्टमेंट्स की बात भी कर रहे होते हैं। इन जनरल हम वर्क प्लेसेस की बात भी कर सकते हैं, लेट्स से जो आज हम बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की, और इससे रिलेटेड और टॉपिक्स भी होते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक बड़ा एक ऑफ द ये जो जितनी भी हमने बात की इससे ऑफ द टॉपिक एक था बट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। मैंने एक चार्ट, एक इसको कहेंगे चार्ट तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि कोई एक इन्फोग्राफिक टाइप की मेरे पास एक पिक्चर आई थी। सो बेसिकली जो आपका जो घर है, जो लोग समझते हैं कि ये एसेट है, एसेट अपनी जगह पर है, क्योंकि एसेट की अगेन वही डेफिनेशन होती है कि वो आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा होता है, जो चीज़ें आपकी कैश इंजेक्शन आपको मिल रही होती है जिससे वो एसेट है आपका। तो घर एक एसेट तो होता है, बट एट द सेम टाइम अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है वो आपको खुद सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से
घर जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट उस वक्त होता है जब आपने लोकेशन अच्छी चूज़ की हो और इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन उसके अंदर आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलती हो। बट अप्रिसिएशन आपको घर की नहीं मिलती है, अप्रिसिएशन आपको लैंड की मिलती है। और इसमें आई एम श्योर तुम्हारे पास भी स्टोरीज होंगी, बट फ्रॉम माय साइड ये एक पिक्चर थी जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ जो घर में लगी हुई है उसके लाइफ स्पैन होता है। उसका लाइफ स्पैन 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है। इन एनी केस आपको 20-30 साल के अंदर एक घर हो सकता है चेंज करना हो, उसके अंदर रेनोवेशन चाहिए हो। अब यहाँ पर एक एक ऐप है स्टेक की, जिस जो कि हम लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं उसमें देख रहा था, एक फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टी आई थी, 15 मिलियन दिरहम्स की उसके की वैल्यू थी विला की। मैं उसको देख रहा था 2010 के अंदर, जब वो ओपी हुआ था उसका, जो जब उसकी ऑफ जब वो आई थी मार्केट के अंदर एज ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, उस टाइम पे 2 या 2.5 मिलियन की प्रॉपर्टी थी और आज वो 15 मिलियन की प्रॉपर्टी है। बट एट द सेम टाइम वो जो 15 मिलियन की प्रॉपर्टी हो गई है, उस 15 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जो जो रेनोवेशन कॉस्ट आ रही है, मतलब उसको वो अच्छी तरह से रेनोवेट करे तो वो तकरीबन कोई 4.5 मिलियन दिरहम्स की रेनोवेशन कॉस्ट आ रही है, यानी कि 25% करंट प्राइस की जो रेनोवेशन कॉस्ट है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है 25% एक एक विला की। तो इस केस के अंदर ऑफ कोर्स जब भी आप किसी हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से इट इट रियली बॉइल्स डाउन कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप विला में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कॉन्डो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि लेट्स से आप इसके अंदर फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रेंटल रिटर्न तो मिल रहा होता है, बट बिल्डिंग क्रम्बल हो रही होती है, बिल्डिंग की लाइफ कम होती जाती है, उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो एज कर रही होती हैं। सो जब भी मैं भी अपनी रियल एस्टेट की वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें यही बताते हैं हम लोग कि जब आप किसी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, अनलेस एंड अनटिल आप ये सोच रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म के ऊपर पोर्टफोलियो बनाना है, उसके अंदर ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हार्डली आप 5 साल उसको रखें। 5 साल के अंदर आपको सेल आउट करनी होती है, फ्लिप नहीं करेंगे। 5 साल के बाद उसका एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा होगा आपको, बट उसके अंदर प्राइस अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड कि जो नई प्रॉपर्टी होती है उसका रिटर्न बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू जब पुरानी प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके जो जो ख़ास तौर पे जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर उस तरह का रिटर्न नहीं मिल रहा होता, जस्ट हाँ, बिकॉज जो बिल्डिंग की एज होती है वो बढ़ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उस हवाले से तुम क्या रिकमेंड करते हो अगर किसी ने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी? लेट्स से हम दुबई की बात करते हैं, तो दुबई में तो ऑफ कोर्स जो ईजियर टू बाय है वो अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, और वो थोड़े से अफोर्डेबल भी होते हैं कंपेयर टू जैसे टाउन हाउसेज हैं या विलाज हैं। तो अगर किसी ने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बाय करनी है जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उसमें अच्छा रेंटल भी आ रहा है, तो तुम लोगों की क्या उसमें एडवाइस होती है कि भाई उन उन इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर को उस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर जाना भी चाहिए तो कितना अर्सा वो रुकें और फिर आगे मूव ऑन हो? यार मेरे ख्याल से अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट्स, जो कि पुरानी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई अपार्टमेंट है तो उसके अंदर आई डोंट सी एनी सेंस इन, अनलेस एंड अनटिल आपको सस्ती वैल्यू मिल रही है, किसी वजह से भी डिस्ट्रेस डील मिल रही है, आपको बिलो मार्केट प्राइस मिल रहा है। आप ये देखें ना कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें 7% तो आपका वैसे ही लग जाता है। जो भी नई प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर 7% आपका खर्चा आ जाता है फॉर द फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन डीएलडी कॉस्ट है, होती हैं, कमीशन है, डीएलडी की हाँ। फ़ीस होती है, एजेंट कमीशन होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसको रेनोवेट करना होता है, तो 7 to 8% आपका खर्चा पहली प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। और अगर आपने ऑन टॉप ऑफ दैट उसको मॉर्गेज करवाया है तो मॉर्गेज की अलग से कॉस्ट होगी, फिर इंटरेस्ट आपका लग रहा होगा हर साल का जो कि अपफ्रंट होगा। हम्म। उसके अंदर भी आपको शुरू के, अगर आपने लेट्स से 10 साल का मॉर्गेज ले लिया है तो उसके शुरू के अगर आपने, अगर आपको वो प्रॉपर्टी 2 साल में अप्रिसिएट हो भी गई तो वो जो इंटरेस्ट अपफ्रंट चला गया होगा वो उसको ऑफसेट कर देगा उसकी प्राइस को। सो एक तो ये कि वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, अगर आप वाकई मॉर्गेज में जा रहे हैं तो वो सोच के जाएं कि लॉन्ग टर्म जाएं। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ती तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को। और दूसरा ये कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो ये जहन में रखें अनलेस एंड अनटिल दुबई में कोई बहुत ही अल्टीमेट किस्म का अपसाइड आ जाता है, तब तो उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ सकती है। वरना मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज भी देखी हैं जो 10 साल के अंदर सेम, थोड़ा बहुत ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का उनका रिटर्न है। इस टाइम पर भी रेंट बढ़ गए हम्म। उनके, रेंट इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ गए, लेकिन प्राइस में कोई खास फर्क नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर उस प्रॉपर्टी ने एक टाइम पर बहुत महंगी प्रॉपर्टी भी गई थी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्रॉपर्टी ऐसी भी मैंने देखी है जो कि किसी ज़माने में 1 मिलियन दिरहम तक की उसकी प्राइस थी, और आज वो 4 लाख दिरहम की, 5 लाख दिरहम की आपको आराम से मिल जाती है। अच्छा, और ये बात इतना पंद्रह साल डिफरेंस के हो गया। अंदर, 15 साल के अंदर नहीं, तकरीबन 20 साल के अंदर ये फ़र्क आया है।
अब 20 साल के अंदर उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर, अब जो, अब अगर मैं अब उस बिल्डिंग को देखूंगा तो आई वोंट गो एंड बाय एनीथिंग इन दैट अपार्टमेंट अनलेस एंड अनटिल आई थिंक अबाउट गोइंग एज लेट्स से, आप उसके अंदर एयरबीएनबी चलाना चाहते हैं, या लेट्स से आप हम्म, उसके अंदर ज़्यादा लोगों को रखना चाहते हैं, जो कि इलीगल है। अगर उस तरह से देखें, अगर आप लीगली रखना चाहते हैं और आप उसको एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, तब आपको वो रिटर्न अच्छा देगी। लेकिन वो सिर्फ रिटर्न होगा, उसके अंदर हार्डली कोई अप्रिसिएशन का चांस होगा। सो इसलिए इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर वो प्राइस बहुत ज़्यादा थी। एक तो ये कि वो इस साइकिल में ख़रीदी गई थी जिसमें वो उनकी प्राइस बढ़ चुकी थी, और उसके बाद जब वो प्राइस एडजस्ट हुई तो वो नीचे आ गई। उसके बाद थोड़ी सी वो ऊपर जाना शुरू हुई, बट वो उसके बाद क्योंकि वो एक अपार्टमेंट है तो वो एक उसका सर्टेन अपसाइड है जो कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल राइट। बहुत अच्छा कोई डेवलपर है। ऐसे हैं डेवलपर्स जिन्होंने अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं, एमआर की एग्जांपल है, जिनकी बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, और उनकी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद उनके अंदर कुछ अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और अभी भी उसकी प्राइस अप्रिसिएट हुई है। लेकिन वो कम एग्जांपल्स होती हैं, ज़्यादातर एग्जांपल्स अपार्टमेंट्स की उसके अंदर प्राइस नहीं बढ़ती है। जो ऑफ प्लान की डिफरेंट बात होती है। ऑफ प्लान के अंदर एक तो आपने रिस्क लिया होता है, जब आपको हैंड ओवर होता है उस टाइम पे प्राइस नॉर्मली बढ़ जाती है, और अगर आप अच्छी साइकिल के अंदर हैं तो उसकी प्राइस जो एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट होते हैं उससे बेहतर होती है। और दूसरी बात यह कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादातर ऑफ प्लान सूट करता है, क्योंकि उसमें पेमेंट प्लान का आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम्म, आपको मॉर्गेज में नहीं जाना पड़ता। बाद में जाकर आपके पास फ्लिपिंग के ऑप्शन भी होते हैं, और अगर आप फ्लिपिंग नहीं भी कर पा रहे तब उसको रेंटल पे दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऑफ प्लान के अंदर। और उसमें आपको एक और चीज़ ये कि जो शुरू के 7% का आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, वो भी नहीं आ रहा होता, वो भी देखना पड़ता है। असल में लोग उसको सिर्फ ये देखते हैं कि करंट जो अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो ब्लॉक्स हैं, एक एग्जिस्टिंग बना हुआ है, बिल्डिंग पूरी कंप्लीटेड है, और एक हाँ, अभी बन रहा है जो कि ऑफ प्लान है। अब नॉर्मली प्राइस पर स्क्वायर फीट देखते हैं तो फर्ज करो किसी जो बने हुई बिल्डिंग है उसकी प्राइस पर स्क्वायर फीट 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट है, और जो पुराना ट्रेंड था वो ये था कि ऑफ प्लान की प्राइस कम होती थी, लेट्स से वो 1400 में मिल रहा है या 1300 में मिल रहा है। अब वो प्राइस बढ़ गई है, वो 1600 चली गई है। तो अब जो एग्जिस्टिंग है वो 1500 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट है, लेकिन जो जो नया वाला है वो 1600 पर स्क्वायर फीट है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग उसमें कहते हैं कि यार हम क्यों ऐसी बिल्डिंग के अंदर जाएं जो हमें पता भी नहीं है कि कब बनेगी, ऑल्दो कि पता तो होता है बट स्टिल उसमें एक रिस्क तो होता है इन्वॉल्व, तो वो उसको क्यों एक्सपेंसिव खरीदें। बट उसमें बात ये है कि वो 3 साल बाद जब बन के खड़ी होगी तो जो बराबर वाली बिल्डिंग है वो पुरानी हो चुकी होगी, और उसका डिज़ाइन भी पुराना होगा, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो चेंज भी नहीं हो सकती, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर अब विंडोज जैसे बन गई हैं वो बन गई हैं, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसका हम्म, डिज़ाइन पुराना ही रहेगा। तो नई बिल्डिंग के अंदर नई चीज़ें आपको मिलेंगी, नए अप्लाइंसेस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। प्लस ये कि आपने उसके अंदर 7% का जो कंपोनेंट था जो नई बिल्डिंग के अंदर आपको नहीं देना था, वो पुरानी बिल्डिंग में आपने दिया उस चीज़ को, तो 7% का वहाँ पर भी वो देना डिफरेंस क्यों आता नहीं है। हो, क्योंकि डीएलडी की फीस तो आपने फिर भी देनी है ना, वो तो अपनी जगह ही है। डीएलडी की फीस देनी है, बट उसके अंदर जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं, और कुछ कभी कभी डीएलडी की फीस भी आपको जो है ना, अगर आप अच्छी कोई डील कर लें तो उसके अंदर आपको मिल जाता है। प्लस पेमेंट प्लान कुछ इस तरह का होता है कि अगर आपको अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाता है तो आप उसके अंदर भी अपना एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। सो डीएलडी की प्राइस जो फीस है वो तो 4% की आप देंगे, लेकिन 3-4% का जो एडिशनल एक्सपेंस आ रहा होता है वो आपको नहीं हम्म, देना होता। सो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको इस तरह से कंपेयर करनी पड़ती हैं। राइट, राइट, राइट। चलो, अब मेरे ख्याल में हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और हमारी जो हाँ। पॉडकास्ट है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की हो गई है। तो देखने वाले प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए, हमें अपनी जो ओपिनियन है उससे हमें आगाह कीजिए, और आप चाहते हैं कि अगर हम इसमें कोई और टॉपिक ऐड करें तो प्लीज़ वो भी हमें बताइए। वी विल डेफिनेटली कंसिडर दैट। एनी लास्ट थॉट बिफोर वी रैप अप वाली? नहीं यार, ये बड़ा ज़बरदस्त मेरे लिए भी इंसाइटफुल होता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से पढ़नी शुरू कर दी हैं इस सीरीज़ की वजह से, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी सामने आती थी, नज़र में आती थी और वो चली जाती थी, बट नाउ उनको थोड़ा सा डीप डाउन करना पड़ता है। सो इट्स कमेंट्स आते हैं तो उसमें बहुत मज़ा आता है। पिछली वीडियोस के अंदर भी कमेंट्स आए हुए थे, तो वो अच्छा होता है उसको रीड करना, और उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ। कमेंट ज़रूर अच्छा, हम करें। कमेंट्स हम रिव्यू करना हमने छोड़ दिया, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम शुरू में नेक्स्ट, कमेंट हाँ, रिव्यू करेंगे ताकि थोड़ा सा उसको हम जवाब भी दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, सही है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी ओके, मच वली, ठीक है। नाइस मीटिंग थैंक यू, यू। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। इंशाल्लाह, ओके ओके, ओके, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।